जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे बहुत मन लगा करके। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करना। हमने इंसॉल्वेंसी क्या होता है और उसमें कैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बनता है, कैसे डिफिशिएंसी का फॉर्मेट बनता है, कैसे कैसे क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है। इनके वीडियोस आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने केवल 2 करवाए हैं। तो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे इंसॉल्वेंसी को और लगभग 8 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे इंसॉल्वेंसी अकाउंट से रिलेटेड। क्योंकि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनके सिलेबस में है और 15 नंबर का क्वेश्चन आता है इंसॉल्वेंसी अकाउंट से। तो 2 कंडीशन में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं। दिए तो 3 में गए हैं, लेकिन तीसरे से फर्म का जब फर्म इंसॉल्वेंट होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पर्सन के इंसॉल्वेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें 2 कंडीशंस हैं, तो दोनों से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। 8 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अलग अलग 8 वीडियोस में हम लोग उसको कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए फिर से ये सेशन, क्योंकि हर एक वीडियो हमारा एक ऐसे कुछ पूरे आपके किताब में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में, उनमें से हर एक अच्छे क्वेश्चन का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग साथ में मिलकर के करेंगे। आपसे कहना बस इतना ही है कि अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो उसको शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी भी तैयारी थोड़ा मेरी तरफ से भी अच्छी तरीके से हो सके, उनकी तैयारी में जो कुछ मेरा सहयोग हो सके। तो ये सहयोग पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है अगर ये वीडियो अब तक पहुंच गया है तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि इंसॉल्वेंट होता क्या है। पर्सन के इंसॉल्वेंट से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। फर्म भी इंसॉल्वेंट होती है, कंपनी भी इंसॉल्वेंट होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पर्सन का इंसॉल्वेंट समझेंगे। जब किसी व्यक्ति के दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक हो जाएं तो वो बैंकरप्ट हो जाता है, और जब उसकी बैंकरप्सी कोर्ट द्वारा प्रमाणित कर दी जाए तो वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। मतलब हर एक इंसॉल्वेंट पर्सन बैंकरप्ट होता है, लेकिन हर एक बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति बैंकरप्ट तक जा सकता है, उसके बाद में उसकी स्थितियां सही हो गई, नए एग्रीमेंट करके अपनी स्थितियों को सही करके वो फिर से नॉर्मल हो सकता है। लेकिन एक बार अगर किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया तो वो फिर स्थितियों को अपनी सुधार नहीं सकता। जब इंसॉल्वेंट किसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस दशा में एक लिक्विडेटर बाय कोर्ट अपॉइंट कर दिया जाता है। वो लिक्विडेटर पर्सन की सभी संपत्तियां और दायित्वों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, उनको संपत्तियों को बेच देता है, संपत्तियों से जो कुछ भी रिकवरी होती है उससे लेनदारों का पेमेंट करता है, क्रेडिटर्स को पे आउट करता है। अब देखो उसमें होता क्या है। जब क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो 4 तरीके के क्रेडिटर होते हैं: अनसिक्योर्ड, फुली सिक्योर्ड, पार्सली सिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल। अनसिक्योर्ड वो हैं जिनसे लोन तो लिया लेकिन कोई सुरक्षा नहीं दिया। फुली सिक्योर्ड वो हैं जिनसे जितना लोन लिया उससे ज्यादा की सुरक्षा उनको दे दिया। पार्सली सिक्योर्ड वो हैं जिनसे लोन ज्यादा लिया लेकिन सिक्योरिटी कम की दिया। और प्रेफरेंशियल वो हैं जिनको संपत्तियों के बिकने पर सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। तो ये 4 ABCD 4 ये क्रेडिटर बन जाते हैं। फिर एसेट्स को भी 3 पार्ट में बांटा गया। नंबर 1 सभी एसेट्स एक्सेप्टिंग बैंक डेटर्स एंड बिल्स रिसेबल, लिस्ट ई में आते हैं। उसके बाद लिस्ट एफ में डेटर्स को रखा गया और लिस्ट जी में रखा गया है BR बिल्स रिसेबल्स को। उसके बाद लिस्ट जी जो डिफिशिएंसी क्रिएट करती है, बताती है कि कितनी दायित्व का पेमेंट नहीं हो पाएगा, कितनी लायबिलिटी को पे नहीं किया जा सकेगा, वो डिफिशिएंसी होती है। तो कुल मिलाकर के एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब सभी संपत्ति और दायित्वों का एक ऐसा विवरण तैयार किया जाता है जिसको देख करके ही ये पता चल सकता है कि कितने अनसिक्योर्ड थे, कितने फुली सिक्योर्ड थे, कितने पार्सली और कितने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर थे। सभी संपत्तियों से कितने रुपए रिलाइज हुए, डेटर्स से कितने हुए, बिल्स रिसेबल से कितने हुए और कितनी लायबिलिटी को पे नहीं किया जा सका। उसके बाद में तैयार करते हैं डिफिशिएंसी अकाउंट। वो डिफिशिएंसी अकाउंट ये बताता है कि आखिर क्या क्या कारण रहे कि इसके साथ ये इसकी स्थिति हो गई। डिफिशिएंसी अकाउंट का टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए, अगर आता है तो चीजें सही है, मतलब क्वेश्चन हमने सही तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशिएंसी अकाउंट से रिलेटेड हम लोग करेंगे 8 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, बात क्लियर? जी क्लियर है।
तो स्टार्ट करेंगे अपना पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम केवल आज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को समझेंगे। मैं आपको फिर से थोड़ा रिमाइंड करा दूं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे हमने लोन तो लिया लेकिन बदले में कोई सिक्योरिटी उनको नहीं दी। ऐसे लोन कौन से होते हैं? जैसे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, फ्रेंड्स लोन हो गया, ओपन अकाउंट क्रेडिटर हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, क्रेडिटर फॉर गुड्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, वाइफ लोन हो गया। इनसे आप कोई भी, ये आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते। जब आप इनसे लोन मांगते हो, इस दशा में आप कोई भी सिक्योरिटी नहीं देते, तो फिर ये सब कैसे हैं? अनसिक्योर्ड हैं। बात क्लियर है? प्रेफरेंशियल में कौन सा आता है? दो इसके लिए एक्ट हैं, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लागू होता है 1909 और इन तीन को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है 1920। आपका मजदूरी, वेतन, किराया, कंपनसेशन और गवर्नमेंट ड्यूज, ये सब के सब कहां आते हैं? आपके कुल मिलाकर के ये प्रेफरेंशियल होते हैं। लेकिन कभी कभी इनका कुछ पार्ट प्रेफरेंशियल होता है और कुछ पार्ट अनसिक्योर्ड होता है। इस पार्ट को समझना है तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको ये डिटेल में मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है। अब अगर इसको मैं फिर से बताने चलूंगा तो पहले 10 वीडियो कम से कम इस पर करूंगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो मैं ये सब कुछ इसकी थ्योरी पहले ही आपको समझा चुका हूं। इस समय हम लोग केवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे और बार बार उन्हीं बातों को लेकर के आएंगे जो हमने उधर थ्योरी में आपको समझा रखा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिल जाएगा और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन देखो क्या है क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन केवल हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करेंगे। इंफॉर्मेशन दी गई है, मिस्टर गणेश filled his petition on 31st March 2008 and his assets and liabilities were as follows: creditors fully secured on furniture 5,000, creditors partially secured on shares 80,000, creditors unsecured 1,50,000, building realized value 22,022 की है, creditors payable in full 6,000, bills payable rupees 2,800, machinery estimated to produce 24,000, 30,000। ये दो जगह जो वैल्यू लिखी होती है, तो जो वैल्यू ब्रैकेट में होती है वो रियलाइज वैल्यू है, जो बाहर होती है वो बुक वैल्यू है। इसका डिफरेंस हम लोग आगे समझेंगे चल के। फर्नीचर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 9,000, 13,000 है, डेटर्स गुड 40 के हैं, डाउटफुल 20 के हैं, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 4,000 है, 60 के टोटल हैं। स्टॉक 90 का रियलाइज वैल्यू है, 1,30,000 है, शेयर्स 32,000 रियलाइज होगा और पूरा मिल जाएगा। और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमको बनाना है। ओके, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। ओके, तो यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओके, कॉलम समझेंगे इसके। पांच कॉलम के साथ में स्टेटमेंट ये तैयार किया जाता है। कभी भी जब हम स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रारूप जिसमें संबंधित इंफॉर्मेशन पूर्ण रूप से और सरलतम रूप से समझी जा सकती है। तो यहां जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसकी सभी एक कंडीशंस को बड़ी ही सरलता पूर्वक समझने के लिए ये स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं। ओके, लिखने का तरीका समझिएगा। इसीलिए पहला क्वेश्चन केवल और केवल हम यहां कर रहे हैं जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड है। ओके, लिखने का तरीका आप पहली बार समझिए और मैं गारंटेड आपको बोलता हूं अगर लगातार आप हमारे साथ ये वीडियोस कर लेते हैं तो इंसॉल्वेंसी का कोई क्वेश्चन फिर आपसे गलत नहीं होगा। सबसे पहले ये कॉलम होता है, इसमें लिखा जाता है ग्रॉस लाइबिलिटी। ओके, यहां पर इस कॉलम में लिखा जाता है लाइबिलिटी, यहां लिखा जाता है एक्सपेक्टेड टू रैंक, यहां पर एसेट्स और यहां पर एस्टिमेटेड टू
प्रोड्यूस, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब है कुल मिलाकर मेरे ऊपर कितनी लायबिलिटी बन रही है, मेरे का मतलब है इंसॉल्वेंट पर्सन। लायबिलिटी यहां का लायबिलिटी का मतलब है जहां हम उसका क्लेरिफिकेशन देंगे कि आखिर कौन सी लायबिलिटी है। यहां एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब है कि इस लायबिलिटी में से हमें कितना अमाउंट देना है, इस लायबिलिटी में से हमें कितना अमाउंट देना है। एक्सपेक्टेड टू रैंक, रैंक में रखेंगे ना उनको, ए बी सी डी सबकी रैंक अलग अलग है, तो उस रैंक में कौन कहां पर कितना वैल्यू लेके आता है। एसेट्स यहां पर क्लेरिफिकेशन देंगे कि आखिर एसेट्स कौन सी हैं। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, इन एसेट्स को बेचने से हमें क्या मिलेगा, उस वैल्यू को लिखेंगे एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में। बात क्लियर हो रही? जी क्लियर हो रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे लौट के चलते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं यहां पर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट कौन सी है इसकी, ए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है असुरक्षित लेनदार 1,50,000 रुपए के। कितने, 1,50 यहां लिख दो और 1,50 यहां लिख लो, क्योंकि कुछ वैल्यूज और कैरी करेंगे, इस वजह से इसको हम एक साथ बाहर लिखेंगे। फिर क्वेश्चन के अंदर ढूंढ के आओ तो फुली सिक्योर्ड हैं, पार्सली सिक्योर्ड हैं, ये हो गया, बिल्डिंग हो गई। बिल्स पेबल 2800 का बिल्स पेबल है, बीपी भी यहीं आता है, बीपी 2800 और यहां पर 2800। बिल्स पेबल आपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। वहां पर जब एक व्यक्ति माल बेचता है और दूसरा उसको बिल स्वीकार करता है, ओके, तो वहां पर देखो केवल क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस होती है, पेमेंट नहीं होता है, और उस एक्सेप्टेंस के पीछे कोई भी वैल्यू ली नहीं जाती है वेंडर के द्वारा, तो क्या है, अनसिक्योर्ड है, ओके। तो ये 1,00,000, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,52,800, 1,52,800, 1,52,800। लिस्ट ए तैयार हो गई। लिस्ट बी, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। लिस्ट बी, फुली सिक्योर्ड कौन है, जिनसे मान लो हमने 40,000 का लोन लिया और उनको बिल्डिंग हमने सिक्योरिटी के तौर पे दे रखी है, जिसका रियलाइज वैल्यू 50,000 है। तो चाहे व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे उसकी डेथ हो जाए, बिल्डिंग उसके अधिकार क्षेत्र में है, बिल्डिंग को बेच करके 50,000 उसको मिल जाएगा। तो वो कैसा है, फुली सिक्योर्ड। उसका लोन कैसा है कि उसके लोन का नेचर क्या है, फुली सिक्योर्ड। उसका लोन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सामने वाला चाहे जिंदा रहे, चाहे मर जाए, चाहे दिवालिया हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिक्विडेटर इनको पूरा नहीं देगा, इनसे कहेगा तुम अपना पैसा ले लो, बाकी हमको वापस दो। तो फुली सिक्योर्ड में सबसे पहले क्या करेंगे, सिक्योरिटी। फुली सिक्योर्ड वालों को क्या दिया गया है, लेनदार जो पूर्ण सुरक्षित है फर्नीचर पर, सिक्योरिटी ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, ये 5,000 है। सिक्योरिटी ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर देखो कितने का है, क्वेश्चन के अंदर ढूंढो फर्नीचर कितने का है। फर्नीचर मिला हमको जिसका रियलाइज वैल्यू है 9,000। फर्नीचर का रियलाइज वैल्यू कितना है, 9,000। वो था तो 13 का। हम रियलाइज वैल्यू पे फोकस करेंगे, किस वैल्यू पर, रियलाइज वैल्यू पर। उसका बुक वैल्यू कुछ भी हो, मार्केट में तो बेचेंगे तो कितना मिलेगा, 9,000 मिलेगा। तो यहां पर हमेशा रियलाइज वैल्यू को लिखना। FUR लिखा है, आगे पूरा समझना, क्योंकि पूरा लिखूंगा तो जगह नहीं रहेगी मेरे पास, आपके पास जगह पर्याप्त रहती है। सिक्योरिटी ऑफ फर्नीचर कितने की है, 9,000 की है। यहां से लोन को माइनस करो, लोन कितना लोन है, 5,000 का, ठीक। जो लोन की वैल्यू होती है वही वैल्यू यहां पर लिखी जाती है, जो लोन की है वही ग्रॉस लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी तो इतनी ही है। यहां से माइनस किया तो कितना आया, 4,000। इस 4,000 को लिखते हैं सरप्लस टू बी कंट्रा लिस्ट
जी। कंट्रा आइटम आपने कंट्रा एंट्री पढ़ी होगी, है ना, जब 3 कॉलम कैश बुक पढ़ी तो कंट्रा एंट्री पढ़ी। कंट्रा आइटम का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू जो डेबिट में भी लिखा जाए, क्रेडिट में भी लिखा जाए, लेफ्ट साइड में भी लिखा जाए, राइट साइड में भी लिखा जाए। एक ही वैल्यू जो यहाँ पर हमारे लाइबिलिटी साइड में भी है और सेम वैल्यू 4000 की हम ट्रांसफर करेंगे असेट साइड में, इस वजह से इस वैल्यू को कहा जाता है कंट्रा आइटम। ओके, अब देखो लिस्ट हमारी हो चुकी ए और बी, तो सी लिस्ट आती है हमारी पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये कौन सी लिस्ट होती है? सी। और यहां ध्यान रखना एक बात कि लिस्ट बी का टोटल यहां पर बाहर एक्सपेक्टेड टू रैंक में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्हें हमें कुछ नहीं देना है। एक्चुअली इनके पास ऑलरेडी मेरा 9000 रुपए था, उसमें से 5 ये ले लेंगे, 4 बचेगा वो हम वापस इनसे लेंगे, हम इनको कुछ नहीं देंगे। तो जब हम कुछ देंगे नहीं तो इनकी कोई रैंक बनेगी ही नहीं। पार्सली सिक्योर्ड कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? पार्सली सिक्योर्ड का मतलब होता है जिनसे लिया गया लोन और बदले में उनको दी गई सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी की वैल्यू कम है और लोन उनसे ज्यादा का लिया गया, वो पार्सली सिक्योर्ड है। तो आगे बढ़कर के जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो डायरेक्टली लिखा हुआ है लेनदार अंशतः सुरक्षित अंशों पर 80,000 रुपए, जो पार्सली सिक्योर्ड ऑन शेयर्स रुपीज 80,000 के क्रेडिटर्स हैं। अब शेयर्स का वैल्यू देखो चल के कितना है क्वेश्चन के अंदर, तो जब आप शेयर्स की वैल्यू ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी कि वो 32,000 की है और बुक वैल्यू ही रियलाइज वैल्यू है। शेयर्स कितना रियलाइज होगा? 32,000 रियलाइज होगा। अब 32 रियलाइज होगा तो यहां पर देखो सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे लोन। लोन कितना लिया? 80,000 का लोन लिया, बदले में सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स ये कितने की दी? 32,000 की दी। तो लोन कितना था? 80,000 का था और सिक्योरिटी केवल 32 की है। तो बताओ लोन का कुछ हिस्सा ही, कुछ पार्ट ही तो सिक्योर्ड हुआ। जब कुछ पार्ट सिक्योर्ड है तो उसको कहते हैं पार्सली सिक्योर्ड। बात क्लियर? इस वजह से हम इसको लिस्ट सी में लिखते हैं। लोन की वैल्यू यहां पर लिखी जाती है, जो हमारा इनके अभी रह जाएगा इनका पैसा हमारे ऊपर कितना? 48,000। इनका 48,000 रुपया तो रह गया जिसको नहीं दे पाएंगे हम अभी, तो उसको वहां एक्सपेक्टेड टू रैंक में लिख लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 6,000 के हमको डायरेक्टली दिए गए हैं। कितने? 6,000 के हमको डायरेक्टली दिए गए हैं। अदरवाइज वेज के लिए, सैलरी के लिए, कंपनसेशन के लिए, गवर्नमेंट ड्यूज, ये सब प्रेफरेंशियल होते हैं। लेकिन यहां तो हमको उसने बता दिया कि प्रेफरेंशियल कितने, 6,000 डायरेक्टली बोला। इस 6,000 को क्या करेंगे? यहां लिखेंगे? नहीं, ये प्रेफरेंशियल है। जब असेट्स बिकेंगी, जब असेट्स सोल्ड आउट करी जाएंगी, उसमें से सबसे पहले इनको पैसा दे दिया जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी। ओके, इसको क्या करेंगे? लिस्ट जी से हम डिडक्ट कर लेंगे। एकदम क्लियर? जी क्लियर। अब इधर का आप टोटल कर लीजिए, यहां का टोटल कर लीजिए, ये 2,08,000 आएगा। इधर का टोटल आपको करना बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, कोई इसका यूज नहीं होता। करना चाहे तो कर लें। तो यहां 1,52,000 और उसमें हम लोग ये ऐड कर लें, 52 और 5 हो जाएगा 57 और उसके बाद में 6 हो जाएगा 63, 1,63,000 और उसके साथ में आप 80,000 को और ऐड कर लीजिए तो 8 6 14, 2,40,800 की वैल्यू बनेगी। एक बार फिर से हम ऐड कर ही लेते हैं तो ये हो जाएगा फिर 2 5 2 7 7 6 13 और इधर 5 8 5 13, एक 14 और एक 2, 2,43,800 रुपए। एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख लेंगे ताकि गलती होने की संभावना ना रह जाए। 1,52,800 प्लस 5,000 प्लस 80,000 और प्लस 6,000, 2,43,800। ठीक है ना? अब यहां ये मत सोचना कि यहां जब लोन की वैल्यू लिखी गई थी 5,000, यहां पर हम जब
तो 32 पे कर दिए हैं तो क्यों लिख रहे हैं 80,000। यहां पर भी हमने लोन की वैल्यू लिखी, कितना पे कर दिया वो क्या नहीं कर दिया वो नहीं, लोन की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर लिखी जाती है। यहां पर टोटल जितनी लायबिलिटी हमारे ऊपर बनती है उतनी हम लिख ही लेंगे, तो लायबिलिटी साइड हमारा क्लियर हो गया। अब चलो असेट्स में चलते हैं। जब असेट साइड में आप लिखना शुरू करें तो एक बात का ध्यान रखें, असेट्स को 3 पार्ट में बांटा गया, सन्ड्री असेट्स, एक्सेप्टिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसेबल। जो डेटर्स हैं उनकी अलग लिस्ट है और जो बिल्स रिसेबल है उनकी अलग लिस्ट है। तो हम बाकी की जितनी संपत्तियां होंगी उनको लिखेंगे लिस्ट ई में। उसको किस नाम से जानेंगे, सन्ड्री एसेट्स लिस्ट ई। डेटर्स और बीआर इसमें नहीं आएंगे। और क्या नहीं आएगा, वो संपत्तियां नहीं लिखी जाएंगी लिस्ट ई में। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप सही तरीके से पढ़ें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक एक रट्टा नहीं मारना होता है, चीजें अपने आप समझ में आती हैं। ऐसी किसी भी एसेट्स को लिस्ट ई में नहीं लिखा जाता जो सिक्योरिटी के तौर पर किसी और को दी जा चुकी हो। जैसे हमने क्या किया, फर्नीचर यहां सिक्योरिटी के तौर पे दिया, शेयर्स यहां सिक्योरिटी के तौर पे दिए। इन 2 संपत्तियों को हम यहां नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट पर्सन के ओनरशिप में इस समय नहीं है। इनको वो बेच नहीं पाएगा। इनको कौन बेचेगा, जो क्रेडिटर है वो बेचेगा। तो यहां पर वो संपत्तियां लिखी जाएंगी जो इंसॉल्वेंट पर्सन के ओनरशिप में है, एसेट्स विच आर ओन्ड बाय इंसॉल्वेंट पर्सन के। क्लियर, ओके। तो चलो अब ढूंढते हैं इसमें कौन कौन सी एसेट्स ऐसी हैं जो इंसॉल्वेंट पर्सन के स्वामित्व में हैं। तो एक तो देखो कहीं पर कैश दिया होगा, शायद कहीं पर जरूर होगा, कैश है 200 रुपए। और लिखने का तरीका भी देखो, यहां अंदर भी लिखेंगे 200 और यहां बाहर भी लिखेंगे 200। अंदर हम बुक वैल्यू को लिखेंगे और बाहर रियलाइज वैल्यू को लिखेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब हम लोग डिफिशिएंसी बनाएंगे तो बड़ी सरलता हो जाएगी। तो अंदर भी वैल्यू लिखेंगे, बाहर भी वैल्यू लिखेंगे। जब इसको हमने लिख लिया उसके बाद में देखो हमारे पास में एक बिल्डिंग है जो 22,000 की है और उसका रियलाइज वैल्यू भी 22 है। बिल्डिंग कहीं पर सिक्योरिटी में भी नहीं दी गई, इस वजह से बिल्डिंग को हम यहां पर लिखेंगे 22,000 हो गया। बिल्डिंग के आगे चलो तो फिर हमारे पास में मशीनरी है जो 30,000 की है और 24,000 रियलाइज होगा। जो 30,000 की है और जिससे 24,000 रियलाइज होगा। उससे और आगे बढ़ो तो मशीनरी के बाद में आपके पास फर्नीचर है जो कि यहां आया, इस वजह से नहीं जाएगा। डेटर्स अगली उसकी लिस्ट होती है। स्टॉक आपके पास 1,30,000 का है जिससे 90,000 रुपए रियलाइज होंगे। 1,30,000 रुपए का स्टॉक है आपके पास जहां से आपको 90,000 रियलाइज होगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद में देखो शेयर्स यहां आ चुके हैं, इस वजह से नहीं आएंगे। तो और कोई एसेट्स हमारे पास नहीं बची, हम इसका टोटल कर देंगे। तो देखो 1,30 और ये 30, 1,60 हो गया। 20 और मिला लो तो 1,80 हो गया और 2,000 और मिला लो तो 1,82 हो गया। ये हमारा 1,82,200 रुपए। इसका कोई यूज नहीं है यहां पर, अब ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ डिफिशिएंसी जब बनाएंगे तब इसका यूज रहेगा, इस वजह से हम लिखते चलेंगे। यहां पर देख लो 24 और 2 26 और 20 46 और 90 1,36,200 1,36,200 रुपए। एक बार देख लूं, हाँ सही है 1,36,200, ठीक। और ये टोटल भी यही आएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, देखो बुक डेप्ट्स लिस्ट एफ। बुक डेट्स कहो या फिर डेटर्स कहो एक ही बात है। तो अगर आपको बुक डेट्स का भी लिख के आ जाए ना क्वेश्चन में, तो ये मत सोचना कि डेटर्स की कोई वैल्यू नहीं दी गई। डेटर्स और बुक डेट्स एक ही बात है। जो आपकी पुस्तकों में लिखी गई है डेट्स, वही तो डेटर्स हैं। ओके, ये 3 तरीके के होते हैं, गुड, डाउटफुल और बैड। गुड वो हैं
जो पूरा पेमेंट कर देंगे, जिनके ऊपर जितना बाकी है वो पूरा पेमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका पिछला हिसाब इतना अच्छा रहा है। डाउटफुल का मतलब होता है कि वो कुछ परसेंटेज में पे करेंगे, पूरा पे नहीं करेंगे। और बैड का मतलब है आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन वो पेमेंट आपको नहीं करेंगे। तो 3 तरीके से डेटर्स को यहां पर डिफाइन किया गया है। तो देखो यहां पर गुड, डाउटफुल और बैड तीनों दिए होंगे। बैड नहीं है एक्चुअली, केवल गुड दिए हुए हैं और डाउटफुल दिए हुए हैं। तो गुड कितने दिए हुए हैं? गुड डेटर्स हैं हमारे 40,000 के। गुड हैं 40,000। अब 40 का मतलब है जब 40,000 के गुड हैं ये पूरा पेमेंट हमको करेंगे। ओके। अब डाउटफुल ये तो पूरा पेमेंट करेंगे नहीं। ये हैं कितने के? ये 20,000 के हैं और लिखा है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस ₹4,000। ये हैं तो 20,000 के, लेकिन पिछले अनुभव के आधार पे हम देख चुके हैं, लड़ाई झगड़ा करके सब कुछ देख लो, मारपीट करके देख लो, कोर्ट कचहरी करके देख लो, ये पूरा पेमेंट नहीं करते, कभी नहीं करते। ये बाकी जो कुछ करोगे वो सब करेंगे, जिसका ले लिया कभी उधार उसको देते नहीं। शुरुआत में पता नहीं चला था, इसलिए वजह से इनको माल बेच दिया उधार में। अब ये पेमेंट करेंगे नहीं। कितना परसेंट नहीं करेंगे? तो कह रहा है 20,000 में केवल 4,000 मिलेंगे। यहां पर वो लिखेंगे जो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है, जो अनुमानित प्राप्त होने वाला है वो लिखेंगे। ओके। तो यहां का टोटल हमने किया, ये अंदर हो गया हमारा 60,000 और यहां बाहर अब जब चलेंगे तो पूरा टोटल करते हुए 36 और 4 40 हो जाएगा, तो 1,80,200। यहां का टोटल अब हमारा टोटल कितना बन गया? 1,80,200 रुपए। 36 के साथ 4 ऐड करेंगे 1,40,000, 40 और ऐड करेंगे 1,80,200, वो कैरी कर लेंगे। ओके। अब इसके बाद में आता है बिल ऑफ एक्सचेंज लिस्ट जी। यहां पर BR लिखा जाता है लेकिन है नहीं। यहां क्या लिखा जाता है? बिल्स रिसेबल लिखा जाता है। यहां क्या आता है? केवल और केवल BR आता है, बस और कुछ नहीं आता। क्या आएगा? केवल बिल्स रिसेबल्स आते हैं, वो है नहीं, तो डैश कर दिया कि यही टोटल मैंने फिर से नीचे कैरी कर लिया 1,80,200 रुपए। अब हमने क्या किया? मेरा यहां तक हिसाब पूरा हो चुका है। अब हमने देखा कि ये जो लिस्ट बी वाले क्रेडिटर्स थे, इनके पास मेरा 4,000 रुपए फालतू पड़ा हुआ है। कितना फालतू पड़ा है? 4,000। इसको वापस लाएंगे। ये मेरा उनके ऊपर एक्सेस है ना, तो ये एसेट्स तो मुझे रियलाइज होगी, तो मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देगी। तो यहां पर क्या लिखा था? सरप्लस टू बी कंट्रा। यहां ऐड करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि 4,000 ये संपत्ति भी हमको दे के जाएगी। तो यहां लिखेंगे ऐड सरप्लस ऑफ लिस्ट बी। लिस्ट बी का सरप्लस कितना है हमारे पास? 4,000 रुपए हमने ले लिया और 1,84,200 रुपए टोटल किया। अब असेट्स हमारी कितनी हो चुकी? 1,84,200 रुपए की हो चुकी टोटल। जब बिक के तैयार हो गई तो 1,84,200। लिस्ट डी को हमने क्या लिखा? डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी। ये 6,000 रुपए सबसे पहले पेमेंट कौन लेगा? कुल मिलाकर के लिक्विडेटर के पास इतना रुपया आ गया है। अब वो पेमेंट स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले पेमेंट किसको करेगा? प्रेफरेंशियल को करेगा। तो यहां लिखेंगे लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी। लिस्ट डी के प्रेफरेंशियल कितने हैं? 6,000 रुपए हैं। तो इनको पहले दे दो 1,78,400 अभी भी देना है। सबसे पहले किसको दे दिया? एसेट्स बेची, उसमें से सबसे पहले किसको पेमेंट कर दिया? लिस्ट डी वालों को कर दिया 6,000 रुपए। ये ले गए, ये प्रेफरेंशियल थे, पूर्व अधिकार, पहला अधिकार जिनका था वो कितने थे? 6,000 ले गए। अभी भी और कितना देना है? 1,78,400 रुपए की संपत्तियां मेरे पास बची हैं। अब एसेट्स कितनी बची हैं? 178,400। जबकि लायबिलिटी कितनी है? तो 2,08,000 रुपए की लायबिलिटी है। कितनी लायबिलिटी है? 2,08,000 रुपए की लायबिलिटी है। इतना पेमेंट करना है, लेकिन संपत्तियां कितनी बची हैं? केवल इतनी।
बस लिक्विडेटर और कोर्ट यहीं पर तो फायदेमंद हो जाते हैं। वो इतनी संपत्तियों से इनका निवारण करवा देंगे और ये लौट के कभी इंसॉल्वेंट के पास में ये क्रेडिटर्स नहीं आएंगे कि मेरा पेमेंट तुम्हारे ऊपर बचा था। आनुपातिक रूप से यही संपत्तियां इन लोगों में बांट दी जाएंगी। तो ये संपत्तियां जब इन लोगों में बांट दी जाएंगी, फिर भी कमी कितने की रह जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 0 0 और यहां 4, 8 से 4 जाएगा तो 4, यहां पर 8 2 10, 7 1 8, 8 2 10, 1 1 2 और यहां हो गया 2, ये आ गया 22,400 और इसको कहते हैं डिफिशियंसी लिस्ट एच। ये 8 लिस्टें हमारी बनकर तैयार हो गई। एक बार मैं आंसर मिला लूं, डिफिशियंसी लिस्ट एच कितना दिया हुआ है। तो डिफिशियंसी लिस्ट एच की जो दी हुई है वो दी हुई है हमारी, यहां पर जो डिफिशियंसी दी है वो दी है 22,600 रुपये और टोटल है हमारा यहां पर, ये हमने टोटल गलत उतार दिया है, ये 4 नहीं, ये तो 2 लिखा हुआ ना, तो ये 2 आएगा और ये 22,600 आएगा। 22,600 हो गया, ठीक। 22,600 रुपए की डिफिशियंसी आई, इतना पेमेंट नहीं हो पाएगा, बाकी सारा पेमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमारा बन चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। एक बात हमेशा याद रखना है, इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तब लगेगा जब कम से कम आप 10 बार घर पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे तब, अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चन लगेगा नहीं, क्योंकि 8 लिस्टें उसके बाद में डिफिशियंसी अकाउंट, सब में कुछ ना कुछ नियम, तो इतना आसान नहीं होगा। जब एक एक क्वेश्चन 10 बार आप प्रैक्टिस कर चुके होगे तब एग्जाम में बहुत मजे से लगाओगे, और 2-3 बार अगर लगाए हो तो आप मजे से नहीं लगाओगे, आप सोच सोच के चलोगे, और जहां सोच सोच के चलोगे वहां गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो हमको इस क्वेश्चन में केवल और केवल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करना था, वो हम कर चुके हैं। हम लोग अपना अगला वीडियो जो करेंगे उसमें हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशियंसी अकाउंट दोनों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तो करिएगा, साथ में शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इस समय फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।